हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल साइंस पाठशाला। उम्मीद है आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। इन्हीं के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि क्या इंप्रूवमेंट करनी है। तो दोस्तों, जैसा कि हम पुराने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, धातु अधातु, उनके गुण, उनकी अभिक्रियाएं, तो आज हम पढ़ेंगे धातुओं का निष्कर्षण या धातुओं की प्राप्ति, जिसे हम कहते हैं धात्विकी। तो धात्विकी को पढ़ने से पहले हमें कुछ शब्दों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जैसे हम सबसे पहले एक शब्द का प्रयोग करते हैं खनिज या मिनरल, और दूसरा शब्द का प्रयोग करते हैं अयस्क। तो ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं जो हमें इस धात्विकी में प्रयोग आने वाले हैं या यूज होने वाले हैं। तो जब भी हम बात करते हैं खनिज की, तो भूपर्पटी में पाए जाने वाले प्राकृतिक रूप से जो भी तत्व भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उसे हम खनिज कहते हैं। नेचुरली जो चीज मिलेगी उसे हम कहेंगे खनिज। और किसी किसी स्थान पर, किसी किसी खनिज पर कोई पर्टिकुलर धातु का ज्यादा मात्रा होती है, उस खनिज को हम कहते हैं अयस्क। तो ये बेसिक डिफरेंस है खनिज और अयस्क के बीच में कि जो नेचुरल एलिमेंट नेचुरली पाया जाएगा तत्व, उसे हम कहेंगे खनिज, और अगर उस तत्व में किसी पर्टिकुलर धातु की मात्रा बहुत ज्यादा है तो उसे कहेंगे अयस्क। तो धातुओं की प्राप्ति या धात्विकी में हम अध्ययन करेंगे अयस्क के बारे में कि अयस्क से हम कैसे धातु को निकालते हैं, कैसे उसका प्रयोग करते हैं। तो इसके तीन मेन स्टेप्स हैं: अयस्कों का समृद्धिकरण, धातुओं का निष्कर्षण एवं धातुओं का परिष्करण। दैट मीन्स अगर हम सीधे धरती से कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं तो उससे हमें धातु कैसे मिलेगी, उसके लिए हमें तीन स्टेप मिलेंगे। सबसे पहला समृद्धिकरण, दूसरा निष्कर्षण, तीसरा परिष्करण। तो इन धातुओं को हम जो निकालेंगे या धातुओं का निष्कर्षण करेंगे या धातुओं को बाहर एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिस पर तत्वों का अवरोही क्रम में अरेंजमेंट था कि कौन सा तत्व सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सा तत्व सबसे कम अभिक्रियाशील है। उसी के आधार पर हम यहाँ पर धातुओं का निष्कर्षण और परिष्करण करते हैं। तो जब हम बात करते हैं धात्विकी की या धातुओं की प्राप्ति की, तो सबसे पहला स्टेप आता है धातुओं का, अयस्कों का समृद्धिकरण। दैट मीन्स जब भी किसी अयस्क की अगर हम बात करेंगे, अयस्क से अगर हम, क्योंकि उस अयस्क में पर्टिकुलर कोई धातु है तो उस पर कुछ अशुद्धियां होती हैं, जैसे रेत, मिट्टी आदि, जिसे हम गैंग कहते हैं। खनिज अयस्कों में पाई जाने वाली अशुद्धियां रेत, मिट्टी आदि कहलाती हैं गैंग। इसको हटाने की प्रक्रिया कहा जाता है अयस्कों का समृद्धिकरण। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर होता है। एक्सट्रैक्शन अगर हम कहेंगे, कैसे हम उसको अभिक्रियाशीलता के आधार पर बांटते हैं, जिसका आइए देखते हैं। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, ये हमने पढ़ा था सक्रियता श्रेणी में कि सबसे ऊपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है और सबसे नीचे सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो पोटेशियम से लेकर एल्यूमिनियम तक मैक्सिमम जो है सबसे अधिक सक्रियता श्रेणी में अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो जो भी उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, यह किसी भी तत्व के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया कर लेती है, और अगर यह अभिक्रिया करती हैं तो इनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? इनको एक्सट्रैक्ट करने का एक ही मेथड है, गलित धातु का विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन एक विधि के द्वारा हम उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, जिससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। अशुद्धि अलग हो जाती है और शुद्ध धातु अलग प्राप्त होती है। दूसरा केस आता है मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का। मध्यम अभिक्रियाशील धातु जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में बीच में होती हैं, जैसे आयरन, जिंक, कॉपर आदि ये धातुएं होती हैं, इन धातु को हम कैसे निकालते हैं? अच्छा, अब एक मेन ध्यान देने वाली बात यह है कि धातुएं मुख्यतः प्रकृति में जो कम अभिक्रियाशील धातु होगी, वो निष्क्रिय धातु है, वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। और अधिक अभिक्रियाशील धातुएं या मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं आमतौर पर ऑक्सीजन
सल्फर या कार्बोनेट के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वो ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में रहती है, कार्बोनेट के रूप में रहती है। तो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं क्या होती हैं, आमतौर पर कार्बोनेट अयस्क या सल्फाइड अयस्क की फॉर्म में रहती हैं। उसमें क्या है, अब जो धातुएं कार्बोनेट अयस्क के फॉर्म में हैं उन धातुओं को अलग करने की एक विधि होती है जिसे कहा जाता है निस्तापन। दैट मीन्स सीमित वायु में बहुत अधिक टेम्परेचर में अगर हम उस धातु को जलाते हैं, उस अयस्क को जलाते हैं, तो हमें उस धातु का ऑक्साइड मिलता है और उस ऑक्साइड का फिर हम कार्बन के साथ अपचयन करके, शोधन करके शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। और अगर वह अयस्क सल्फाइड अयस्क है तो उसको अधिक वायु की उपस्थिति में अत्यधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो उस अभिक्रिया को भर्जन कहा जाता है। निस्तापन और भर्जन दो महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, जैसे खनिज और अयस्क उसी प्रकार निस्तापन और भर्जन। बस इसमें अंतर यह है कि जो भी धातु अयस्क हैं, मध्यम धातु अयस्क हैं, उन धातु अयस्कों में, कार्बोनेट अयस्क में सीमित वायु की उपस्थिति में बहुत अत्यधिक तापमान का प्रयोग कर रहे हैं और सल्फाइड अयस्क के लिए अधिक वायु का उपयोग कर रहे हैं, अधिक तापमान का उपयोग कर रहे हैं, तो वह कहलाता है निस्तापन या भर्जन। इन दोनों के परिणाम स्वरूप हमें धातु ऑक्साइड मिलता है और धातु ऑक्साइड से कार्बन के द्वारा अपचयन करने के बाद हम उस धातु को शुद्ध कर सकते हैं। और तीसरा आता है निम्न अभिक्रियाशील तत्व या निम्न अभिक्रियाशील धातु। मुख्यतः निम्न अभिक्रियाशील धातु बहुत निष्क्रिय धातु होती हैं जो कि फ्री फॉर्म में पाई जाती है, जिनको हम थोड़ा सा गर्म करके भी शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन कुछ धातुएं जो होती है सल्फाइड अयस्क के फॉर्म में आती है, जैसे सालाबार करके एक वो है, पारे का सल्फाइड अयस्क है, उसको अगर हम शुद्ध करना है, उसका निस्तापन करना है, उसका निष्कर्षण करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भर्जन करना पड़ेगा। और भर्जन वही प्रक्रिया है कि अधिक वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क अधिक वायु की उपस्थिति में गर्म किए जाते हैं तो वह सल्फाइड ऑक्साइड बना देते हैं, धातु ऑक्साइड बना देते हैं और वह धातु ऑक्साइड फिर आगे को हम उसका अपचयन करते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी प्रक्रिया धातु का निष्कर्षण। तीसरा आता है परिष्करण। परिष्करण मीन्स शुद्धिकरण। जब हमारे पास धातु आ जाता है, उस धातु के आने के बाद भी उसमें कुछ अशुद्धियां बची रहती हैं, तो उन अशुद्धियों को हम विद्युत अपघटन के द्वारा हम शुद्ध करते हैं। धातु एवं अधातु के संदर्भ में हम जब बात करें तो एक शब्द आता है संक्षारण। संक्षारण अलग अलग प्रकार का हो सकता है, तो देखते हैं संक्षारण क्या है। धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता या वायु के संपर्क में आने पर संक्षारित होती है। संक्षारण का मतलब सामान्य शब्दों में अगर हम बात करें, अभी हम तीन धातुओं के बारे में बात करेंगे, सिल्वर, कॉपर और आयरन, चांदी, तांबा और लोहा। चांदी संक्षारित होती है, तांबा संक्षारित होता है और लोहा भी संक्षारित होता है। इसमें क्या है कि वो अपने आसपास की आर्द्रता के से या आसपास की वायु से या किसी अम्ल के संपर्क में आता है तो संक्षारित हो जाता है, पर उसके फॉर्म्स अलग अलग होते हैं। जैसे हम सामान्य तौर पर घर पे देखते हैं, चांदी के बर्तन होते हैं, चांदी के पायल होते हैं, चांदी के जो भी आभूषण होते हैं, कुछ समय रहने के बाद वो काले हो जाते हैं, तो यह एक प्रकार का संक्षारण ही है। तो चांदी, सिल्वर काला कैसे होता है, सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है जो उसे काला कर देता है, यह सिल्वर का संक्षारण है। अच्छा, उसके बाद हम सामान्य तौर पर देखते हैं हमारे घरों में तांबे के बर्तन होते हैं, हमारे पहाड़ के घरों में गागर वगैरह होती हैं, तो उन पे पानी अगर हम रखते हैं या बाकी और भी चीजें रखते हैं या खुले में रखते हैं तो वो अंदर से हरा होने लग जाता है। तो वह हरा किस कारण से होता है, वह हरा होता है आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, जो कि कॉपर कार्बोनेट बनाता है, वह भी संक्षारण होता है। और सबसे सामान्य उदाहरण आयरन या लोहे का है। लोहे में जिसे हम जंग लगना कहते हैं, भूरा होना कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है और जंग लगता है, तो यह संक्षारण है। संक्षारण से सुरक्षा हम कर सकते हैं। लोहे को हम पेंट से, तेल से, ग्रीस से, एनोडीकरण आदि प्रक्रियाओं से हम उसको संक्षारित होने से बचा सकते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आता है यशत लेपन। यशत लेपन लोहे और इस्पात में जिंक की परत चढ़ा दी जाती है जिससे कि उसमें जंग न लगे। आमतौर पर हमारे जो पानी के पाइप होते हैं, नल वगैरह होते हैं, कनेक्शन जो भी होते हैं, उन कनेक्शन में अंदर से जिंक की परत चढ़ा दी जाती है जिससे कि लोहे में जंग नहीं लगता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारियां पसंद आ रही हैं और इन जानकारियों को आप शेयर कर रहे हैं, और भी आप अपने साथियों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें।